सभी को नमस्कार। आज हम इंडियन हिस्ट्री के प्राचीन भारतीय इतिहास जो टॉपिक है उस पे चर्चा करेंगे। मतलब कि हमने 15-20 मिनट में प्राचीन भारत के इतिहास को जो है उसकी एक रूपरेखा बनानी है। हमारा जो मकसद रहेगा वो यही रहेगा कि हमने जैसे ये मैंने क्रम बनाया है तो प्राचीन भारत में कौन से वंश के बाद किस घटना के बाद कौन सी घटना घटित हुई। हालांकि थोड़ा सा बोरिंग ज़रूर है प्राचीन भारत, लेकिन इसको इंटरेस्टिंग बनाने की पूरी कोशिश रहेगी मेरी। तो एक बात करूं इतिहास की, इस विषय मेरे खास की, जिस बात की तुम्हें तलाश थी वो चीज़ तुम्हारे पास थी। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। मेरी ये पहली क्लास है। हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहें। आपको जो भी समस्या आती है, जो भी आपकी प्रॉब्लम हो, किसी भी विषय के कोई भी टॉपिक पे आपको कोई उसकी ट्रिक चाहिए या कुछ पूछना हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें। इतिहास के अलावा हम अन्य विषय की बहुत सारी क्लासेज जो है शुरू करेंगे। तो अभी अपने स्टार्ट करते हैं इतिहास के। इतिहास में जो काल होता है, काल को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। देखो, प्रागैतिहासिक काल वो होता है जिसमें न लिखा गया और न जब लिखा ही नहीं गया तो पढ़ा क्या जाएगा, वो होता है प्रागैतिहासिक काल। न कुछ लिखा न कुछ पढ़ा, जिसका हम एक उदाहरण रखते हैं पाषाण काल। आद्य ऐतिहासिक काल मतलब इतिहास और प्रागैतिहासिक के बीच वाला आद्य इतिहास, जिसमें कुछ ना कुछ लिखा है, लिखा जरूर है लेकिन पढ़ा नहीं गया, उसको हम कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद हम देखते हैं ऐतिहासिक काल। उसके बाद ऐतिहासिक काल में क्या आता है, जिसमें लिखा भी गया है और उस समय की घटनाओं को पढ़ा भी जा चुका है, वो होता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से एक मूल रूप से इसकी शुरुआत वैसे मौर्य काल से मानते हैं। क्यों मानते हैं, कैसे मानते हैं, ये हम विस्तार से एक टॉपिक पे चर्चा करते रहेंगे। पाषाण काल पे, सिंधु, वैदिक, ये जो क्रम है सभी पे एक अलग से क्लास होगी। देखिए, आज की क्लास में हमने एक बाहरी रूपरेखा बनानी है। जैसे प्राचीन भारत के इतिहास का एक बर्तन बना लेना है हमें, बाद में इसके बीच में हमें मैटर डालते जाना है। मेरा जो मूल उद्देश्य रहेगा वो ये है, आपकी इतिहास विषय के प्रति रुचि पैदा करना। तो ये 3 काल हो गए। प्रागैतिहासिक काल का हमने उदाहरण देखा था पाषाण काल। देखिए, पाषाण काल के 3 पार्ट हैं: पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं अभी बताना। पुरा पाषाण काल के भी बाद में 3 पार्ट बनते हैं: निम्न पुरा पाषाण, मध्य पुरा पाषाण और इसका जो तीसरा पार्ट होता है वो होता है उच्च पुरा पाषाण। देखिए, निम्न, मध्य और उच्च पुरा पाषाण। उच्च पुरा पाषाण की एक ही बात लिखता हूं कि आधुनिक मानव, जिसे हम कहते हैं होमो सैपियंस, आधुनिक मानव जो है होमो सैपियंस। देखिए, वो हम एक ऐड भी आती है टीवी में कि एक वनमानुष जाता है, वो ऐसे दौड़ रहा होता है, चिंगम खाता है, फिर ऑटोमेटिकली वो क्या है, इंसान बन जाता है। वो जो कहानी है ना वो यहाँ से उठी है, चिंगम खा के नहीं बना, वो तो ऐड बना दी उन्होंने, उस समय चिंगम वगैरह नहीं थी। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि आधुनिक मानव यानी कि होमो सैपियंस का उदय किस काल में हुआ। आपके पास ऑप्शन रह जाते हैं मध्य पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, नव पाषाण काल। एक ऑप्शन आएगा उच्च पुरा पाषाण काल। तो इसका सही आंसर जो रहता है वो रहता है उच्च पुरा पाषाण, आधुनिक मानव, हमारे जो पूर्वज थे वो। फिर नेक्स्ट जो है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में ये था, देखो, पूरा पाषाण काल पूरे के पूरे में क्या है कि मानव बड़े बड़े पत्थरों से अगर उसने शिकार भी करना है तो वो क्या है, ऊंचाई पर जाएगा, बड़े पत्थर को क्या करेगा, वो शिकार नीचे जा रहा है जानवर, उसके नीचे फेंकेगा अपना एक अंदाज़ा लगा के, क्योंकि यहाँ उसने ना दिमाग का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। होमो सैपियंस यहीं आया है
कि ये जानवर जा रहा है, थोड़ा सा आगे पत्थर फेंक दूं ताकि इसकी मृत्यु हो जाए, मेरा शिकार बन जाए। मध्य पाषाण काल में वो क्या करेगा, पत्थरों का आकार जो है छोटा हो गया, तो माइक्रोलिथ जो पत्थर है यहीं पर हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर इंसान ने सबसे पहले किसी को गुलाम बनाया, वो कौन था, पशु। यानी कि हमारा यहाँ से क्वेश्चन निकलता है कि पशुपालन की शुरुआत कौन से काल में हुई, मध्य पाषाण काल में, जिसके उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं राजस्थान के बागौर जो कि भीलवाड़ा में पड़ता है, और एमपी की एक जगह है आदमगढ़। तो 2-3 क्वेश्चन हो गए कि सबसे पहले पशुपालन की शुरुआत कब होती है, मध्य पाषाण काल में। तो पाषाण काल में पशुपालन के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ देखने को मिलते हैं, बागौर राजस्थान और आदमगढ़ मध्य प्रदेश में। इसके बाद नेक्स्ट हम शुरुआत करते हैं नवपाषाण काल। नव सारा नया, जियो सिम की तरह सब कुछ नया आएगा। इसमें क्या आएगा, यहाँ देखो इंसान ने जब पशुपालन शुरू कर दिया, उसके बाद क्या करेगा वो, कृषि। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंसान ने कृषि कार्य शुरू कर दिया। देखिए मध्य पाषाण काल तक इंसान जो है स्थायी आवास बना के नहीं रह रहा, घुमंतु जीवन है उसका। तो जब कृषि करेगा तो 6 महीने तो रहना पड़ेगा, क्योंकि टिड्डियां वगैरह आती रहती है, उससे रखवाली भी करनी है। तो कृषि कर दी तो इंसान का क्या हो गया, स्थायी आवास। दूसरी बात, यहां पर आ गया पहिया। तीसरी बात, यहां पर आ गया श्रम विभाजन। श्रम विभाजन कैसे, आदमी कहता है औरत को, कहता है भाई देखो आपने अपने काम बांट लिया, मैं तो जाता हूं बाहर धाई करने के लिए, तेरे को घर पे ये काम करने हैं, ठीक है। पढ़ी लिखी हो जब नारी, कौन करेगा पोचा बारी है। तो उसने क्या कर दिया, तू घर का काम कर, मैं बाहर का काम करता हूँ। पशु उसके पास है ही, गाड़ी उसने बना ली, तो अब उसके पास गाड़ी आ गई, कौन सी, बोलेरो। मैडम बैठ बोलेरो में, स्पेशल तेरी खातर ले आया। गाड़ी रख ली है, अब बीरनी ने सासरा ले जाए, माइका ले जाए, चलो भी जो काम करना है करता रहता है। कृषि में हमने एक बात देखनी है, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्या कि कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, मेहरगढ़, जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। कई बार तो यही पूछ लिया जाता है कि मेहरगढ़ पाकिस्तान के कौन से प्रांत में है, तो सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान ऐसा ऑप्शन रहता है, तो बलूचिस्तान में। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिले हैं। नवपाषाण काल के बाद देखो हमारा ये पॉइंट क्लियर हो गया, हमने इस चीज को आगे बढ़ते रहना है। पाषाण काल ये हो गया, सब कुछ पत्थर ही पत्थर है। अब इंसान दूसरे इंसान को क्या कहता है, पत्थर की दुनिया को छोड़ के तांबे की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। अब कौन सी दुनिया आ गई, तांबे की दुनिया आ गई। तो इसमें हमने कुछ बस इतना ध्यान रखना है, कर्मानुसार में पाषाण काल के बाद कौन सा आता है, ताम्र पाषाण काल। इंसान ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग शुरू किया, तांबे का। बस इतना ही हमें ध्यान रखना है। ताम्र पाषाण काल के बाद क्या होता है, हमारी पहली सभ्यता जिसने विश्व को बहुत कुछ दिया, क्या नाम है, सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसको आप बैक करके लिख लेना, मैं अभी इसको दौड़ देता हूं। सिंधु घाटी सभ्यता की खास बात यह है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसने विश्व के सामने एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया। वो उदाहरण क्या था, वो उदाहरण था, एक बात हमने सुन रखी है, यत्र नारी पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। हो सकता है मैंने गलत बोल दी हो, लेकिन मैंने ये बात सुनी है, जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का निवास होता है। मात्र सत्तात्मक सभ्यता, पहली विशेष बात,
विश्व को एक बहुत शानदार मार्गदर्शन दिया कि नारी को इसमें प्राथमिकता दी गई। मातृसत्तात्मक सभ्यता है। दूसरी बात ये है कि आज जो काम चल रहा है ना स्वच्छता वाला और जितना, वो सब आज से 5000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता में था। सिंधु घाटी सभ्यता मोटे रूप में देखा जाए तो 2350 से 1750 ईसा पूर्व या लिख दें BC, मोटे रूप से इसका जो माना जाता है समय ये है। तो ये ईसा पूर्व, जब हम इसके बाद क्लास शुरू करेंगे तब मैं आपको ईसा पूर्व के सन उल्टे क्यों चलते हैं ये आपको बताऊंगा, ईसा पूर्व वगैरह। तो अभी आपने ये देखना है। तो वहाँ स्वच्छता वाला काम बड़े ही शानदार तरीके से होता था। पहला पॉइंट सिंधु घाटी सभ्यता ये मातृसत्तात्मक सभ्यता है। दूसरा पॉइंट ये नगरीय यानी कि शहरी सभ्यता है, बड़े बड़े नगर थे। सिंधु घाटी सभ्यता का पहला नगर हड़प्पा 1921 में खोजा गया, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। किसने बसाई, कैसे बसाई, क्यों बसाई, इसके बारे में ज़्यादातर एक बात मानी जाती है कि दक्षिण भारत में जो जाति पाई जाती थी द्रविड़, तो कहते हैं कि ये सभ्यता द्रविड़ों द्वारा बसाई गई थी। इस पे अपने को ज़्यादा चर्चा नहीं। हड़प्पा के बाद में दूसरा नगर आता है मोहनजोदड़ो 1922। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के भारत में काफ़ी प्रसिद्ध स्थल हैं, जैसे लोथल हो गया, धोलावीरा हो गया। ये सभ्यता भारत में ही नहीं, भारत के साथ साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी इसके जो है अवशेष मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ज़्यादा परिचर्चा अपने को करनी नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद कौन सी सभ्यता आती है? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता शुरू होती है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। वैदिक सभ्यता किसने बसाई? ये कहते हैं जी आर्यों ने बसाई। आर्य कौन थे? अब देखो, आर्य एक जाति नहीं है, आर्य एक गुण है जिसका मतलब होता है श्रेष्ठ। कौन थे, कहाँ से आए, इसके बारे में अलग अलग मत हैं। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन की बात करें तो ये कहते हैं कि भूकंप आ गया, कुछ कहते हैं कि अकाल पड़ गया, कुछ कहते हैं रेगिस्तान का विस्तार होने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। उसमें एक बात ये भी आती है कि विदेशी आक्रमण। तो वो विदेशी कौन थे आक्रमण करने वाले? वो थे आर्य, ये माना जाता है। आर्य कहाँ के निवासी थे, इसके बारे में अलग अलग मत प्रचलित हैं। सामान्य जो सबसे ज़्यादा मत माना जाता है वो माना जाता है कि आर्य मध्य एशिया के निवासी थे। एनसीईआरटी क्या मानती है? एनसीईआरटी ने माना आर्य यूरेशिया क्षेत्र के थे। यूरेशिया यूरोप और एशिया, यूराल पर्वत जो है ना, यूरोप और एशिया के मध्य का इलाका, वहाँ के रहने वाले थे आर्य। अब बात करते हैं, वैदिक सभ्यता के दो पार्ट होंगे, एक ऋग्वैदिक काल और दूसरा होगा उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल जो है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक चलता है और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चलेगा। ऋग्वैदिक काल में ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, ऋग्वेद की रचना हुई है, वो विस्तार से बाद में पढ़ेंगे। उत्तर वैदिक काल में क्या होता है, एक विशेष बात, लोहा आ गया। इससे पहले लोहा नहीं था। भारत में लोहे के सबसे पहले अवशेष कब मिलते हैं? 1000 ईसा पूर्व में यूपी के अंतरंजी खेड़ा, तांबे और पत्थर वाले सिस्टम में अब अंतर आ गया, यानी कि अंतरंजी खेड़ा में लोहा मिल गया। पाषाण युग हो गया, ताम्र पाषाण हो गया, अब कौन सा युग शुरू हो गया? लोहा युग, लोह युग शुरू हो गया। जैसे ही लोहा आ गया
तो भाई लोहा आएगा तो हथियार बनेंगे, हथियार बनेंगे तो लड़ाइयाँ होंगी, लड़ाइयाँ होंगी तो कईयों के घर बसेंगे और कईयों के उजड़ जाएंगे। सीधी सी बात है। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हमने वैदिक पढ़ी, वैदिक में हमने ये पढ़ा उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल की हमने एक बात पढ़ी कि लोहा आ गया। और दूसरी विशेष बात थी, जैसे मैं एक छोटी भारत बना देता हूं यहां, देखो ये पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, इसमें क्या है कि आर्यों का जो निवास स्थान था वैदिक काल में वो था सप्त सैंधव प्रदेश, सप्त सैंधव प्रदेश, 7 नदियों का क्षेत्र जो है ना, सतलुज, व्यास, रावी, चनाब, झेलम और एक अपनी जो सरस्वती जो लुप्त हो चुकी है। तो ये 7 नदियों वाला यहाँ तक का क्षेत्र जो है वो आर्यों का निवास स्थान था। अब यहाँ से ऐसे क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ आर्य यहाँ तक फैल गए। अब इधर वो अपने पड़ती है गंगा और यमुना नदियाँ। उत्तर वैदिक काल की एक बात लोहा आ गया, दूसरी आर्यों का विस्तार किस और, गंगा यमुना दोआब। अभी जो पहला रीड का पेपर हुआ उसमें यही क्वेश्चन आया था कि उत्तर वैदिक काल के बारे में सत्य कथन है। तो उत्तर वैदिक काल में आर्य सप्त सैंधव प्रदेश को छोड़ के कहाँ चले गए थे, गंगा यमुना दोआब के इलाके में। अब अपनी जो हिस्ट्री है गंगा यमुना के बीच से शुरू होगी सब कुछ। इसके बाद सारा का सारा फोकस जो रहेगा इंडियन हिस्ट्री का 5वीं शताब्दी तक यहाँ रहेगा, उसके बाद दक्षिण भारत जाएगा। अब हमने गंगा यमुना दोआब यानी कि यूपी और बिहार, बस वही आ रहे कहते हैं मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने, तो यूपी बिहार तक चलेगा ये काम। सिंधु के बाद हमने वैदिक पढ़ ली, वैदिक के बाद हमने क्या पढ़ना है, महाजनपद। देखो वैदिक सभ्यता ये नगरीय है और वैदिक कौन सी है, ग्रामीण। पहले शहर बने, देखो उल्टा है हमारा इतिहास, थोड़ा सा टेढ़ा है काम। पहले शहर है हमारे पास, फिर गांव है। वैसे क्या होता है, गांव से शहरों की ओर जाते हैं, शहर से गांव की ओर, अब फिर गांव से शहर की ओर चलते हैं। ये शहर से गांव की ओर इसलिए आए होंगे, कोरोना आ गया होगा, कोरोना के दिनों में लोग आ गए ना गांव की ओर, तो हो गया सीधी सी बात। अब शहर कौन से आ गए, अब शहर हो गए जिसको हम कहते हैं नगरीय क्रांति। कोरोना खत्म होने के बाद गांव वाले फिर शहरों की ओर बढ़ गए। इस नगरीय क्रांति को हम नाम देंगे महाजनपद। ठीक है, जिस तरह यहां नगरीय क्रांति चल रही है इसके बराबर में एक क्रांति चलेगी जिसको हम कहेंगे धार्मिक क्रांति। उत्तर वैदिक काल के बाद ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लोहे का बहुत ज़्यादा यूज होना शुरू हो गया। बड़े बड़े नगर छोटे छोटे जनपद, जन से जनपद बने, जनपद से महाजनपद बने। तो 16 महाजनपद थे या कह दो 16 बड़े नगर थे। एक तरफ ये एक दूसरे पर आक्रमण कर रहे थे और दूसरी तरफ यहाँ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में कुल 62 नए धर्म आए थे। उन 62 में से 2 हमारे सामने विशेष नाम आते हैं, बौद्ध और जैन। इंडियन हिस्ट्री के क्रमानुसार की बात करें, पहले हमने पाषाण काल के बारे में देखा, फिर हमने ताम्रपाषाण, उसके बाद आता है सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद वैदिक सभ्यता। यहाँ से लग के हम यूपी बिहार तक पहुँच गए। और वैदिक सभ्यता के बाद एक तरफ नगरीय क्रांति और दूसरी तरफ धार्मिक क्रांति, यानी कि 16 महाजनपद और जैन बौद्ध, ये उसके बाद का क्रम है। जिस तरह हमारे इधर नगरीय क्रांति हो रही थी, मगध जो है अपने आसपास के क्षेत्रों 16 महाजनपदों में सबसे फेमस कौन सा था, मगध। मगध में पहला राजवंश था हर्यक। ये मगध जो है अपने आसपास के महाजनपदों पर अधिकार कर रहा था, तो दूसरी तरफ
विदेशों में कुछ हो रहा था। अब आपका ध्यान आएगा विदेशी आक्रमण पर। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एग्ज़ाम आते हैं उसमें भारतीय इतिहास के जो क्वेश्चन आते हैं वो विदेशी आक्रमण से बहुत पूछे जाते हैं। जैसे आपका आरआरबी हो गया, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, इनमें इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं काफ़ी। पहला तो क्वेश्चन यही रहता है कि भारत में सबसे पहले कौन से विदेशी ने आक्रमण किया। दूसरा इस तरह से क्वेश्चन कि विदेशी आक्रमण को क्रमानुसार व्यवस्थित करें, कौन सा किसके समय आया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। जब आपके कर्म व्यवस्थित है ना, उसके बाद आप खुद बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। अब देखते हैं इधर, जिस समय यहाँ ये कुछ हो रहा है तो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत ईरान यूनान में आपस में ईरान यूनान के लोग झगड़ रहे हैं। भारत में सबसे पहले 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कोई आक्रमण करने आएगा इस समय, तो वो कौन होगा? ईरानी। तो पहला क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले किस ने आक्रमण किया? ईरानियों ने। तो ये भी आ जाता है किस वंश ने किया, तो ये कौन सा था? हखामनी वंश है, ख खरगोश, मैं मछली, न नल, हखामनी वंश। तो ईरानी साम्राज्य भी कह सकते हैं, इनको बैक्ट्रियन भी कहते थे। चलो, ये आक्रमण करते हैं। अब आक्रमण करने वाले कौन हैं? पहले हम ना विदेशियों की ट्रिक देख लेते हैं सारे, एक ही ट्रिक में संभाल दो। विदेशी कैसे आते हैं? रानी ने नानी पर शक किया पहले, फिर खुश हुई तो खुश है, अपने को कुछ लिखना है, खुश हुई। भाई रानी है, बैठी बैठी नानी पे शक कर गई और शक किया पहले, फिर बहुत खुश हुई। पता नहीं उसको क्या मिल गया। मिलना क्या था? हमें मिल गया विदेशी आक्रमण की ट्रिक। रानी से क्या आएगा? ईरानी। नानी से क्या आएगा? यूनानी। अब बात यह है कि ईरानी और यूनानियों के आक्रमण मौर्यों से पूर्व हुए हैं। मैंने यहां लिखा है, देखो, ये 2 आक्रमण मौर्य पूर्व के हैं। आप इसी तरह उतार लेवें, आप इसको एक व्यवस्थित रूप में नोट्स बना लेवें। नोट्स होते हैं ना जो, वो बनाने आपने इसी तरह उतार लेना है। ये जो मैंने बनाया है, देखो मैंने बनाया है तो आपके लिए व्यवस्थित करके बनाया है। तो ईरानी और यूनानी मौर्यों से पूर्व के आक्रमण हैं, और मौर्यों के बाद में ये सारे आक्रमण मैंने लिख दिया मौर्योत्तर काल, हिंद यमन। अब ये ट्रिक में आप ढूंढोगे कि यूनानी के बाद शक आ रहा है सीधा, नहीं, ये भी हिंद यमन भी यूनानी है। यूनानी कौन? यूनानी ये पूरे यूनान और ईरान के इलाके में रह रहे थे, सिकंदर का साम्राज्य है। इनकी एक शाखा रह रही थी बैक्ट्रिया में, और सिकंदर की मृत्यु के बाद इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया, बैक्ट्रिया के यूनानियों ने। तो ये जो बैक्ट्रिया वाले भारत में आक्रमण करते हैं, इनको हिंद यवन, इंडो ग्रीक या बैक्ट्रियन ग्रीक कह देते हैं, क्योंकि यवन है, हिंदुस्तान में आक्रमण किया और यहीं के होकर रह गए। तो हिंद से हिंदुस्तान और यवन से यूनान वाले, उसी तरह इंडो से इंडिया और ग्रीक से यूनान। तो ये है यूनानी है, यूनानी अलग है, हिंद यवन अलग है, लेकिन मूल रूप से एक ही है। तो रानी से ईरानी, नानी से यूनानी, यूनानी 2 हैं, और यूनानी के बाद शक सीथियन जाति के, सीथियन जगह के थे ये। उसके बाद है पहलव, पहले से पहलव पार्थियन प्रदेश के थे। देखो, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत जो है हिंदू कुश पर्वतमाला, इधर हिंदू कुश पर्वतमाला है, हिंदू कुश पर्वतमाला के उधर अफगानिस्तान और ईरान के मध्य का इलाका जो है उसको 2 भागों में बांटते हैं। एक तो है बैक्ट्रिया और दूसरा है पार्थिया। तो जो पार्थिया में रहने वाले वो पहलव, और पहलव के बाद खुश हुई, कुश से कुषाण, हु से हूण। ये बीच वाले जो चारों हैं ये मौर्योत्तर काल में आक्रमण करेंगे, और हूण अकेला है वो गुप्तों के समय आक्रमण करेगा। इनकी पिटाई बड़ी होगी, देखना आगे पिटाई करेंगे आपके सामने यहाँ। तो ये हो गए विदेशियों के आक्रमण। अब हम वापस इधर आते हैं। मगध में जिस समय नगरीय क्रांति हो रही है उस समय पहला ईरानी आक्रमण हो रहा है भारत में।
इसको मैं अभी दौड़ देता हूं, चलो। इस समय पहला ईरानी आक्रमण, पहला आक्रमण करने वाला होगा साइरस। इसको साई दी थी पहले, पैसे दिए, इसको रस आया तो इसने आक्रमण कर दिया। 550 ईसा पूर्व में साई लेके पूरा रस रुस पी के आगे आक्रमण कर दिया, लेकिन ये क्या रहा, असफल। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, भारत में प्रथम सफल ईरानी आक्रांता, तो वो कौन होगा, डेरियस। इसमें डेरे नहीं पड़े हुए थे इसके सिर में, डेरियस है ये, ठीक है। तो डेरियस प्रथम सफल है और ये 516 ईसा पूर्व में आक्रमण करता है। जब डेरियस आक्रमण करेगा तो भारत में कौन सा वंश है, हर्यक वंश। हर्यक वंश का राजा कौन होगा, बिंबिसार। बिंबिसार की विशेष बात, पहला विदेशी आक्रमण किसके समय हुआ सफल, बिंबिसार के समय। दूसरी ये पूछा जाता है, महात्मा बुद्ध व महावीर स्वामी के समकालीन कौन सा राजा था, बिंबिसार। अभी कॉलेज लेक्चरर में आया कि बिंबिसार के साम्राज्य में कितने गांव थे, 80,000। बिंदी पूरी लगाइए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, हाँ 80,000 गांव थे बिंबिसार के साम्राज्य में। मैथ कमजोर है भाई मेरा। बिंबिसार के साम्राज्य में कितने, 80,000 गांव। तो बिंबिसार बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके समय में डेरियस जो है आक्रमण करता है 516 ईसा पूर्व, ये याद रखना जरूरी नहीं है। अब एक बात है, अगर बात आती है कि प्रथम ईरानी आक्रमण किसने किया और साइरस नहीं है, डेरियस आप उत्तर मान लो, और जब डेरियस के साथ साइरस दे रखा है तो साइरस आएगा। लेकिन जब सफल असफल शब्द दिए हैं तब आप देख लो, सफल कौन है, डेरियस है। इसको सफलता, ये डेरियस वही है जिसको हम कहते हैं दारा प्रथम। अशोक पढ़ते हैं तो अशोक ने अभिलेख लिखवाने की कला दारा प्रथम ईरानी राजा दारा प्रथम से सीखी, तो वही है ये दारा प्रथम। अपने वालों को नाम बिगाड़ना होता है, इसका नाम डेरियस है, अपने इसको दारा कह दिया, पहलवान बना दिया दारा सिंह। अब विश्व में सबसे पहले अभिलेख लिखने वाला काम यही किया, इसने किया, डेरियस ने। ईरानी आक्रमण फिनिश। ईरानियों के बाद, हर्यक वंश के बाद मगध में कौन आता है, शिशुनाग वंश। इनके जो शिशु होते थे, छोटे छोटे बच्चे, वो नाग जैसे होते होंगे, क्या पता ना। शिशुनाग के बाद आता है नंद वंश। जब नंद वंश होगा तो हम बात करेंगे सिकंदर की। इसका मतलब ईरानी के बाद, रानी के बाद कौन है, नानी, सिकंदर। आपने इतना ही ध्यान रखना है, इधर नंद था तो इधर सिकंद था, इधर नंद उधर सिकंद। तो पहली बात कि सिकंदर का आक्रमण किसके समय हुआ, नंद वंश के समय। नंद वंश का कौन, धनानंद, इधर धनानंद उधर सिकंद। तो सिकंदर आक्रमण करता है, वही सिकंदर जो मृत्युशैया पर लेटा हुआ अपनी बेगमों से कहता है कोई अहले वफा जो शहरे खामोशा तक मेरे साथ चले, खाली हाथ आया था खाली हाथ चला गया। 20 वर्ष की आयु में पूरी दुनिया को विश्व विजेता बनने के चक्कर में सिकंदर निकलता है और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत से, इधर से ही हुए हैं सारे आक्रमण, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत से भारत की तरफ बढ़ता है। 20 साल का एक छोरा, और आया ये सिकंदर कब आया, आया तो जरूर लेकिन गया नहीं, आया ही है। 326 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व, कुल 19 माह। वेरी इंपॉर्टेंट बात है, सिकंदर भारतीय धरा पर कितने समय रहा, 19 माह तक। सिकंदर का जब आक्रमण हुआ, राजा कौन था, धनानंद। सिकंदर आक्रमण करता है उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में, किसका, 2 विशेष राजाओं के नाम आते हैं, एक था आम्भी और दूसरा था पोरस। आम्बी तक्षशिला का राजा था और आम्बी के साथ
एक छोरा और था जिसको कहते हैं हम शशिगुप्त। ये दोनों मिल गए सिकंदर से। ये दोनों साथ में होते तो सिकंदर को हरा देते। बात सुनी होगी आपने, फिल्में वगैरह काफ़ी देखते हो। एक डायलॉग है, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। आगे आप इसको पूरा कर देना। तो अपना अम्बी जो है वो सिकंदर के साथ मिल गया और सिकंदर ने पोरस पर आक्रमण किया। पोरस का जो साम्राज्य था वो झेलम चिनाब नदी के मध्य में पड़ता था। तो सिकंदर और पोरस के मध्य जो आक्रमण होता, युद्ध होता है, जिसको हम कहते हैं हाइडेस्पीच का युद्ध, जिसको हम कहते हैं वितस्ता का युद्ध, क्योंकि झेलम का प्राचीन नाम क्या था? वितस्ता। ये पूछा जाता है सिकंदर और पोरस के मध्य युद्ध कौन सी नदी के किनारे हुआ? झेलम के किनारे। आपने याद रखना कि सिकंदर ने आक्रमण किया, पोरस झेल नहीं सका। सीधी सी बात, आक्रमण झेल नहीं सका। पोरस परास्त जरूर हो गया, लेकिन इसकी वीरता से सिकंदर प्रभावित हुआ। सिकंदर ने पोरस को हराने के बाद कहा कि बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए। तो पोरस कहता है, राजन, एक राजा जिस तरह से दूसरे राजा के साथ व्यवहार करता है, आप उसी तरह मेरे साथ करें। तो सिकंदर बड़ा खुश हुआ। बोले राजा खुश हुआ। खुश हुआ तो क्या हुआ? सिकंदर ने पोरस को उसका साम्राज्य वापस लौटा दिया। सिकंदर यहाँ से वापस लौटा, लेकिन घर नहीं लौटा। ज्वार, वो उसको बुखार हो गया, पता नहीं कोरोना ही हुआ होगा, सब में आप बताते तो है नहीं। सिकंदर समाइज गया। तो ये थी भाई सिकंदर की कहानी, मौर्यों से पूर्व की कहानी। और इसके बाद जो घनानंद होगा, मगध में देखो सिकंदर नहीं आएगा। सिकंदर जो है उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत से वापिस चला जाएगा। अब हम विदेशियों के बाद फिर अपने बात कर लेते हैं। कभी हम विदेशियों की बात करेंगे, कभी अपनों की बात करेंगे। इस तरह प्राचीन भारत की बात समाप्त हो जाएगी। तो हमने क्रमानुसार पाषाण काल के बाद ताम्र पाषाण काल, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में समाप्त होती है। वैदिक सभ्यता के बाद नगरीय क्रांति और धार्मिक क्रांति। महाजनपद और जैन बौद्ध दोनों एक तरफ चल रहे होते हैं। जिस समय इधर हमारे बड़े बड़े नगर बस रहे थे, उधर ईरान वालों का मन किया, किसी को साई दे दी और रस पिला के भेज दिया। और साइरस प्रथम ईरानी आक्रांता, लेकिन सफल तो डेरियस हुआ था। और ईरानियों के बाद भारत में रानी के बाद कौन आई? नानी। नानी ने नानी याद करा दी, सिकंदर आया और ये सब हमने पढ़ लिया। और भारत में अभी तक मगध में कौन टिका हुआ है? धनानंद। और इसके बाद क्या होगा कि 322-23 ईसा पूर्व में धनानंद की हत्या करके अपना चंदू, जिसको मैं प्यार से चंदू कहता हूं, ये नहीं है कि हम साथ में खेले हुए हैं, चंद्रगुप्त मौर्य है चंदू। चंदू उर्फ ये चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता है? धनानंद को परास्त कर देता है चाणक्य की सहायता से। और भारत में अगला स्टेप आ जाएगा, कौन सा? मौर्य साम्राज्य। एक घूंट पानी की पी लूं मैं अभी। मौर्य साम्राज्य हम अभी स्टार्ट करेंगे। अभी हमने मौर्य काल तक पहुंच गए हैं। अभी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो इसको जल्दी से फिनिश करना है हमें। किस तरह से हमें फिनिश करना है? सर को बोल देना कि भी आ रहे। मौर्य काल आ गया। भारतीय इतिहास का अगला क्रम मौर्य काल, जिसको हम मौर्य साम्राज्य कहते हैं। पहली बार भारतीय इतिहास में कोई साम्राज्य बना तो वो 322-23 ईसा पूर्व में जिसकी स्थापना होती है, चंद्रगुप्त मौर्य ने की, वो मौर्य साम्राज्य था। इसका संस्थापक चंद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद जो क्रमानुसार इनके मौर्यों के हैं हमने वो बाद में पढ़ने हैं। मौर्य काल के बाद आता है मौर्योत्तर काल। मौर्य काल में हमने एक फेमस राजा का नाम जरूर सुना होता है, जिसका नाम है अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य भी फेमस है, अशोक ज़्यादा फेमस है। मौर्योत्तर काल में हमने एक विशेष बात ये देखनी है कि मौर्यों के साम्राज्य के पतन के बाद पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो 8 भागों में विभाजित हो जाता है।
8 भाग कौन से? 4 तो आएंगे हमारे यहाँ राजा बनने के लिए विदेशी, और 4 कौन होंगे? देशी। देशी का मतलब वो नहीं देशी मदिरा सादा, वो नहीं, देशी मतलब अपने वाले राजा। 4 विदेशी कौन कौन होंगे? वही जिसको हम कहते हैं हिंद यवन। हिंद यवन के बाद कौन था यहाँ? शक। शक के बाद कौन? पहलव, और पहलव के बाद कुषाण। मौर्योत्तर काल में 4 विदेशी, 4 आएंगे देशी। देशी 4 कौन कौन से होंगे? मौर्य वंश के बाद हमारा नया वंश आता है शुंग वंश। शुंग के बाद कौन आएंगे? कण्व। कण्व के बाद कौन आएंगे? सातवाहन। कितने वाहन? वाहन का मतलब साधन नहीं, ये सातवाहन, इनको आंध्र सातवाहन भी कहते हैं। महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश का इलाका था इनका। और 1 चौथा 1 2 3 चौकोजार। चौकोजार कौन सा आ गया? चालुक्य। ये पूछेगा बार बार भी चालू क्या है, क्या चालू है, यहाँ क्या चल रहा है। ठीक है, 4 वंश हो गए देशी और 4 हो गए विदेशी। मौर्योत्तर काल में हमने बस इनके बारे में पढ़ना है। इस टॉपिक को जब उठाएंगे तो हमारा ये 15 मिनट में ये सारा टॉपिक जो है फिनिश हो जाएगा, 15-20 मिनट में, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। ये देना पोतिया देना भाई। अब ये आप इसको मैं अभी दौड़ देता हूँ, आप लिख लेना। 4 भागों में देशी है और 4 में है विदेशी। विदेशी में इतना ही है, हमने ये ट्रिक बना रखी है। कौन किसके समय आक्रमण करता है ये हमने बाद में पढ़ना होगा। देखो ईरानी, ईरानी के बाद यूनानी, यूनानी के बाद हमने ये देख लिया हिंद यवन, यूनानियों का ये एक पार्ट। हिंद यवन के बाद हम वो सब अभी पढ़ रहे थे शक, शक के बाद पहलव, पहलव के बाद कुषाण। मौर्योत्तर काल की अंतिम जो कड़ी होगी वो कौन सी होगी? हमारे पास निकल के सामने आती है कुषाण। कहां पर है? मगध को, मगध पे टिके रहना है अपने को, मगध को नहीं छोड़ना। 544 ईसा पूर्व में हर्यक वंश से मगध चला है, देखो, और उसके बाद हमने अभी तक मगध में टिके हुए हैं। कुषाणों के सामंत थे गुप्त। सामंत होते हैं, उनके अंडर में जो काम करने वाले अमीर तबका जो होता है उसको सामंत कहते हैं। तो मौर्योत्तर काल के बाद कौन सा काल आएगा? गुप्त काल। गुप्त काल को एक बार गुप्त ही रहने दो, ज़्यादा इस पे बात नहीं करनी। गुप्त वंश की स्थापना कौन करता है? श्रीगुप्त। और गुप्त काल का एक बहुत ही प्रसिद्ध राजा होता है जिसको हम कहते हैं भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। गुप्त काल में एक बहुत ही जो इम्पोर्टेंट बात, रानी ने नानी पर शक किया पहले, फिर बाबड़ी खुश होगी, चलो खुश हुई। हुई से क्या था? हूण। तो हूण में मैंने कहा था हूणों का आक्रमण किसके समय होगा? गुप्तों के समय। इसका मतलब हमारे जितने भी विदेशी हैं सब खुश होगी, वो खुश कर दिया, सारे विदेशी हमारे खत्म हो गए। हूणों में ये गुप्त जो होगा ना, ये स्कंदगुप्त से युद्ध करेगा, इतना ध्यान रखना है। स्कंदगुप्त के बाद यहाँ से ये भाग जाएंगे हूण। हूणों का पतन और गुप्तों का भी पतन हो जाता है लगभग। गुप्त ये चलते हैं वही 322 ईस्वी से, ये 275 ईस्वी से चलते हैं और ये चलेंगे 550 ईस्वी तक गुप्त। गुप्त काल के बाद जो गुप्तोत्तर काल है, गुप्तोत्तर काल में हमें ये देखने को मिला, देखो जब किसी बड़े साम्राज्य का अंत होता है
उसके बाद क्या है कि भारत पर जितने जितने, वही बात, हमें तो अपनों ने लूटा, जितने जितने छोटे राजा हैं ना वो अपनी अपनी स्वतंत्रता की घोषणा बन के चौधर शुरू कर देते हैं, तभी हमें कोई ना कोई विदेशी आक्रमण कर देता है हमारे पर। तो गुप्तोत्तर काल देखो, मौर्यों के बाद मौर्योत्तर काल हुआ तो 4 विदेशी आ गए यहाँ। गुप्तोत्तर काल में क्या था कि जैसे ही गुप्तों का पतन हुआ तो छोटे छोटे कई वंश आ जाएंगे, जैसे मोखरी वंश, मोखरी वंश के बाद आता है अपने वर्धन वंश, मोखरी वंश, वर्धन वंश, ये 2 इंपॉर्टेंट, रोक दिए। मोखरी, वर्धन, एक आएगा अपने गौड़, और इधर चालुक्य चल ही रहे हैं गुजरात के आसपास के इलाके में, ये गौड़ थे बंगाल में। वर्धन वंश आ जाएगा अपने थानेश्वर में, मोखरी वंश आ जाएगा अपने कन्नौज में, और एक गुप्तों के बाद अन्य हमें नाम मिल जाता है उत्तरगुप्त। देखो इन गुप्तों से इनका कोई लेना देना नहीं था, अपने आप को इतिहास में बनाने के लिए उत्तरगुप्त इनका नाम बस आ गया है। गुप्तोत्तर काल में पूरी भारतीय जो भूमि है, पूरा ये जो क्षेत्र है, इन 5 राजवंशों ने अपनी अपनी सत्ता, इनमें क्या है कि ये सबसे शक्तिशाली निकल के सामने आ जाता है थानेश्वर। थानेश्वर का जो वर्धन वंश है, थानेश्वर हरियाणा वाला। और विशेष बात जो हमने उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार गंगा यमुना दोआब में कर दिया था, यानी कि हमने बिहार का जो इलाका है मगध में आके हम टिक गए थे। अभी तक गुप्त काल तक भारतीय इतिहास कहाँ से चलेगा? मगध से। और गुप्तोत्तर काल आते ही भारतीय इतिहास कहाँ से चलना शुरू हो जाएगा? कनौज से। यानी कि बिहार की जगह पहले बिहार में चला सिस्टम, अब कहाँ आ जाएगा? यूपी में। तो सीधी सी बात है, पहले पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, फिर गंगा यमुना दोआब, उसके बाद हमारे पास निकल के आता है मगध। मगध से भारतीय इतिहास चलेगा गुप्त काल तक। जैसे ही गुप्तोत्तर काल आता है और हर्षवर्धन का राज्य कहाँ होता है? कनौज। और हमने पढ़ा है हर्षवर्धन के बाद क्या होता है? हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कनौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हो जाता है। हम राजस्थान के इतिहास में पढ़ते हैं, चालुक्य, गुर्जर और बंगाल के पाल, इन तीनों के, क्योंकि सत्ता का केंद्र क्या है? कन्नौज। और कोई भी लड़ाई या झगड़ा होगा वो इतिहास में इसीलिए होता है कि जो मुख्य जगह है, यानी कि जो मुख्य राजधानी है, उस पर अधिकार कर लिया जाए तो पूरे हिंदुस्तान पर अधिकार। पहले मगध पर अधिकार के लिए झगड़ा, अब मगध के बाद गुप्तोत्तर काल में क्या आ गया? कन्नौज। अब कन्नौज के लिए झगड़ा। तो हल्का सा हम इसको दौड़कर जल्दी जल्दी और रिवीजन कर लेते हैं 2 ही मिनट में। अब मैं थोड़ा सा स्पीड से बताऊंगा, आपने इसको ध्यान से सुनना है। हमने सर्वप्रथम पढ़ा पाषाण काल। पाषाण काल के बाद ताम्र पाषाण काल आया। ताम्र पाषाण काल के बाद सिंधु घाटी सभ्यता आई। सिंधु घाटी के बाद वैदिक सभ्यता आई। वैदिक सभ्यता का एक पार्ट था उत्तर वैदिक। उत्तर वैदिक काल 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक चला। और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर वैदिक काल के बाद महाजनपद काल शुरू होता है। महाजनपद का मतलब है सीधा सा नगरीय क्रांति। कुल कितने बड़े बड़े नगर थे? 16 में सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? मगध। महाजनपद के बराबर यहाँ कौन सी क्रांति होती है? धार्मिक क्रांति। यानी कि भारत में प्रसिद्ध 2 धर्म निकल कर आते हैं, जैन और बौद्ध। महाजनपद 16 में सबसे प्रसिद्ध मगध पर अधिकार के लिए मगध ने पहले तो सभी पर अधिकार करके मगध शक्तिशाली हो गया। पहला राजवंश हो जाएगा हर्यक। हर्यक के बाद आ जाएगा यहाँ शिशुनाग। शिशुनाग के बाद यहाँ आ जाएगा नंद। जिस समय भारत में देखो ये नगर बस रहे थे, उस समय ईरानियों का आक्रमण। ईरानियों के बाद जिस समय नंद वंश है तो यूनानियों का आक्रमण। नंदों के पतन के बाद मगध अब एक बन जाएगा साम्राज्य।
अब कौन सा हो जाएगा, मौर्य। मौर्य के बाद चलेगा हमारे पास मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में हमने देखा कि भारतीय जो हिंदुस्तान की धरा है वो कुल कितने भागों में बंट गई, 8 यानी कि 4 विदेशी और 4 देशी मदिरा वाले। और मौर्योत्तर काल के बाद कौन सा काल शुरू होता है, गुप्त काल। गुप्तों के बाद गुप्तोत्तर काल। जैसे ही गुप्तोत्तर काल आता है, भारत में 5 छोटे छोटे राजवंश और इसी समय राजपूत काल, इसके गुप्तोत्तर काल के बाद सीधा राजपूत काल शुरू होता है, जिसे हम पूर्व मध्यकाल के नाम से जानते हैं, 8वीं से 12वीं शताब्दी। और गुप्तोत्तर काल के बाद एक बात विशेष है, जैसे ही हर्षवर्धन का राज्य रहता है 606 से 647 ईस्वी तक, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद पूरा का पूरा भारत का इतिहास, देखो वैसे तो है 550 से 770 ईस्वी तक भारतीय इतिहास का जो फोकस रहेगा 200 साल तक, वो रहेगा दक्षिण भारत, जिसमें हम पढ़ते हैं चालुक्य, चोल, पल्लव, वो चेर, पांड्य, जो भी पढ़ते हैं ना हम, उसमें चालुक्य और पल्लव 2 प्रसिद्ध हैं। वो दक्षिण भारत, 200 साल तक हम दक्षिण भारत में, वहाँ से निकल के फिर उत्तर भारत में आएंगे हम, फिर बाद में वो अरबों के, तुर्कों के आक्रमण वो शुरू हो जाएगा। तो इसी तरह हमने विदेशियों के आक्रमण पढ़े, ईरानी, यूनानी, हिंद, यवन, शक, पहलव, कुषाण, हूण, ये आए, और भारतीय इतिहास। अब आपका काम ये रहेगा, आपने मेरे को कमेंट करके बताना है कि आपको किस तरह की जो प्रॉब्लम आती है, बात समझ आई, स्पीड ज़्यादा है, कम है, वो सब बातें। दूसरा, इस सारे का नोट्स बना लेना, फिर मेरे को बताना कि आप में क्या सुधार हुआ है। अब प्राचीन भारत का इतिहास आपने एक उसकी कवरेज, उसकी बारी रूपरेखा बना लेनी है, फिर हम एक एक टॉपिक पे चर्चा करेंगे। चैनल को अच्छी लगे वीडियो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना।